सत्ता पक्ष के विधायकों की सीएम आवास में हुई बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहे मौजूद। सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के होंगे नए मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का राजस्थान हाईकोर्ट तबादला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी तेज। 11 जुलाई को भारत निर्वाचन आयोग की टीम का झारखंड दौरा। द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का लेगी जायजा। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। आज और कल राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। वर्षा की वजह से कई जिलों में तापमान सामान्य से कम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विविध विषयों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्ष गरीबों की गरीबी के खिलाफ निर्णायक वर्ष हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी, मगर अब खरीदारी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान हमारे लिए कोई आर्टिकल्स का कंपाइल मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए प्रेरणा है। किसी भी सरकार के कार्यकलापों में संविधान मार्गदर्शक का काम करता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई मेरे लिए चुनाव जीतने का विषय नहीं है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दी गई है। मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करें, ये मेरी सूचना है। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही संसद का सत्र संपन्न हो गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के आचरण की निंदा की। अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। रांची में आज सियासी हलकों में काफी गहमा गहमी देखी गई। सत्ता पक्ष के विधायकों की मैराथन बैठक चली। बैठक के दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। समझा जा रहा है कि इस दौरान नेतृत्व परिवर्तन पर भी चर्चा हुई, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई है। बैठक में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और इंडी गठबंधन के नेता मौजूद रहे। ऐसी अटकलें हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दोबारा ताजपोशी हो सकती है। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायक शाम 7:30 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे।
इधर भाजपा ने महागठबंधन की आज की बैठक पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को स्थान नहीं दिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे चंपाई सोरेन को किनारे कर दिया गया है, जबकि बीच बीच में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बैठे दिखे, जो प्रोटोकॉल के अनुसार उचित नहीं है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ये पूरे आदिवासी समाज, विशेषकर कोल्हान क्षेत्र का अपमान है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य की महागठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि विधि व्यवस्था को संभालने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में अक्षम साबित हो रही है। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा उपरांत उनकी नियुक्ति के संबंध में सहमति जताई है। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी फिलहाल ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया है। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम से देश में न्याय प्रणाली के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। नए कानूनों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने बताया कि जिले के पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षण देने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के अंतर्गत अनुसंधान के तौर तरीकों में आमूल चूल परिवर्तन होगा और त्वरित न्याय मिलेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही कानून आज लागू हुए हैं, जिन्होंने जो पुराने के जो 3 IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट जो था उसको एक तरीके से ये रिप्लेस कर रहा है। एक तरीके से उसका एक नया आप कह सकते हैं कि संस्करण है जो आज से देश में, राज्य में और जिले में भी लागू हो रहा है। और इसको लेकर के पिछले काफ़ी समय से तैयारी चल रही थी और इसको लेकर जितने भी हमारे अनुसंधान करता है वो चाहे ASI संवर्ग के हों या इंस्पेक्टर हों, सब इंस्पेक्टर्स हैं, DYSPs हैं, SPs हैं, इन सभी का प्रशिक्षण लगातार कराया गया है और वो प्रशिक्षण अभी भी जारी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं। धाराएँ कई सारी नई जुड़ी हैं, कई नए अपराध उसमें शामिल किए गए हैं, कई अपराधों में जो है फाइन की राशि बढ़ाई गई है, पनिशमेंट इनहांस किया गया है। इधर पलामू में भी नए कानूनों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस काम में पुलिस और अन्य संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। इस सिलसिले में जिले के नौडीहा बाजार थाना अंतर्गत खैरा दुहर पंचायत में विशेष जागरूकता अभियान के तहत नए कानून के संबंध में स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग झारखंड विधानसभा की तैयारी में जुट गया है। आयोग की एक टीम 11 जुलाई को झारखंड के दौरे पर आ रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि आयोग की टीम दौरे के क्रम में द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लेगी। हमारे समाचार संपादक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए द्वितीय पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने भरोसा बताया कि विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष हो रहे हैं। झारखंड में क्या कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी वर्तमान में हम लोग को सेकंड स्पेशल समरी रिविजन करवा रहा है मतदाता सूची का। वो हम लोग का प्री रिविजन एक्टिविटी शुरू हो गया। हम लोग को 25 जून से उसका शुरू हो गया। 25 जुलाई का हम लोग ड्राफ्ट एप्लीकेशन करेंगे। 20 अगस्त को हम लोग का रोल का फाइनल करेंगे। अभी वर्तमान में वो रोल का तैयारी चल रही है। उसमें कितना भी प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज़ है, साथ में कितना नाम ऐड करने के लिए है, उसका आवेदन लेकर सभी बूथों पर कार्यक्रम चल रही है उसको। इसलिए अभी वर्तमान में रोल का संबंधित काम चल रही है उसको। एक चीज और सर, इलेक्शन कमीशन की टीम भी आ रही है भारत की, तो क्या किस मद्देनजर वो यहाँ पे पहुंच रही है? अभी उनका विजिट है बेसिकली आपका वो सेकंड SSR स्पेशल समरी रिविजन का रिव्यू करने के लिए वो टीम आ रही है। वो सभी जिला का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, साथ में CO मेरा के हम लोग का भी काम का तैयारी का रिव्यू करेगी।
ताकि वो मतदाता सूची में अभी कार्यक्रम चल रही है उसका संबंध में आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना उसके संबंध में रिव्यू होगी। लगातार आप लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद झारखंड में आप लगातार फील्ड विजिट पे भी निकल रहे हैं, कल आपने चतरा का भी दौरा किया, तो किस तरीके से जहां पर वोट परसेंटेज बढ़ाने की आवश्यकता है या लोकसभा चुनाव के दौरान जो त्रुटियां रह गई थी उसको दूर करने, रेक्टिफाई करने के लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है? अभी सभी बूथों पर इसी का काम चल रही है। बेसिकली आपका वोटर टर्नआउट है, उसका मल्टीपल फैक्टर्स उसका प्ले करती है, उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी भी उसका काम करती है। इसलिए हम लोग का लास्ट इलेक्शन में क्या सीखा था, उसमें कितना भी हम लोग का प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज है वो सभी बूथों पर काम चल रही है। उसमें प्रत्येक बूथ में कहाँ पर भी वोटिंग टर्नआउट कम हुई थी उसी बूथ का हम लोग को चिन्हित करके देख रहा है, ताकि वहाँ पर कुछ इलेक्शन मैनेजमेंट में कोई दिक्कत के कारण से वोटिंग कम हुआ नहीं हुआ उसका हम लोग असेस कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा माइग्रेशन इश्यूज भी है हम लोग का झारखंड में उसी का, बाकी वहाँ का भी क्या रोल में क्या इश्यूज है उसका हम लोग एड्रेस करके आने वाले समय में वोटिंग का बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, लगातार ये सवाल उठता रहा है कि शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पाता है। इस बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान आपने बहुत मेहनत किया, स्वीप कार्यक्रम चलाए गए, एक के बाद एक कैंपेन चला, लेकिन वो जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है कि इसके लिए कुछ और विशेष प्रयास होंगे? देखिए वैसा नहीं बोल सकता। अर्बन एरिया में अभी देखेंगे आपका वो जरिया एक अर्बन एरिया है, वहाँ 5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, इसलिए वहाँ पर वो मेहनत करने से वो पब्लिक का कोऑपरेशन रहने से आपका वोटिंग परसेंट बढ़ सकते हैं। लेकिन झारखंड में लोकसभा चुनाव में हम लोग देखेंगे पिछले कितना वोटिंग परसेंटेज था उतना हम लोग बरकरार रह गया। इवन कंट्री में भी 1-2% थोड़ा सा घट गया था उसको, झारखंड में वोटिंग परसेंटेज यथावत रह गया। इवन अर्बन एरिया में कुछ अर्बन एरिया में से जरिया में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ बहुत अच्छा बढ़ी उसी में, इसलिए हम लोग अभी बाकी अर्बन एरिया में भी मौका है, हम लोग को पब्लिक का कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहा है ताकि इसी बार हम लोग और बेहतर मैनेजमेंट करते हुए हम लोग इसी बार वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। तो बेहतर वोटिंग परसेंटेज हो इसके लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव जो कि इस वर्ष होने हैं उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की क्षमता का उपयोग करने के भारत के दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना है। नई दिल्ली में आज ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही भारत एआई मिशन लॉन्च करेगी जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। Has monopoly over the service. The government invests in the platform and everybody basically becomes a part of that. Same approach we are going to adopt in AI also. Here the approach will be the government will be investing in creating a public platform where compute power is available, high quality data sets are available. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 100 दिनों के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में पहल शुरू कर दी है। इस सिलसिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का सुझाव दिया ताकि 100 दिनों के लक्ष्य को हासिल कर जन आकांक्षाएं पूर्ण की जा सके। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ एचईसी के पुनरुद्धार को लेकर बेहद संजीदा हैं। उन्होंने इस सिलसिले में नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। इस दौरान एचईसी के पुनरुद्धार और अन्य समस्याओं के समाधान पर दोनों के बीच बातचीत हुई। बैठक के संबंध में कुछ तस्वीरें साझा कर श्री सेठ ने बातचीत को सकारात्मक बताया। इधर भेल के सीएमडी कोपू सदाशिव मूर्ति ने आज नई दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से शिष्टाचार मुलाकात की। वर्तमान में वे एचईसी के सीएमडी का कार्यभार देख रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच एचईसी से जुड़े कई विषयों पर सकारात्मक बातचीत हुई। गढ़वा नगर उटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर में एक युवक और युवती की पिटाई मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
विधानसभा के ध्यानाकर्षण प्रश्न विशेष समिति के सभापति मथुरा प्रसाद महतो ने आज बोकारो जिला के विस्थापित गांव श्यामपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का जायजा लिया। उन्होंने जैना मोड़ खुटरी स्थित जलापूर्ति योजना का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह अंतर्गत अपने गांव कोदाई बांक में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने सबों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो ने सोनाहातू प्रखंड अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री महतो ने विधानसभा क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पोटका विधायक संजीव सरदार ने पोटका प्रखंड अंतर्गत नारदा पंचायत के ग्राम सिंदूरपुर में पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बेरमो विधायक अनूप सिंह ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जरीडीह प्रखंड के नीचे मोहल्ला गोदो नाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द गार्डवाल निर्माण करवाने की हिदायत दी। बोकारो में उपायुक्त की अध्यक्षता में डीएमएफटी के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न तकनीकी एजेंसियों के कार्यपालक अभियंताओं से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली और कार्यों में बेहतरी के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। रांची नगर निगम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। इस कड़ी में निगम की पहल पर स्थानीय बिरसा उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच पौधों का वितरण किया गया। विद्यालय परिसर में बच्चों और शिक्षकों ने पौधारोपण किया। इस दौरान सबों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। और अब मौसम का हाल। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के मैथन में सर्वाधिक 111.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी वर्षापात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज भी राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। कल राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण राज्य समेत राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद पहले दिन आज कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी दिखी। मंदिर के संयोजक विधायक सरयू राय ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से ये मंदिर जीर्णोद्वार की प्रतीक्षा कर रहा था, जो आज साकार हुआ। उन्होंने कहा कि मंदिर का पर्यटन की दृष्टि से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं मंदिर से जुड़े पदाधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण होने पर प्रसन्नता जताई। कि इस मंदिर के प्रति इतना आकर्षण है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर का बहुत ही बड़ा महत्व स्थापित होगा। आज इतनी बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही है। पूर्ण संख्या इसका प्रमाण है कि इस मंदिर के बनने की निर्धार होने की बहु दिनों से कर रहे थे। 30 साल पहले मंदिर का बनना हो गया था। 30 साल के बाद हम लोग इसमें काम शुरू किए हैं और जो जल यात्रा है पूरे इलाके से लोग आ रहे हैं। हजारों की तादाद में जब ये स्थापित हो जाएगी मंदिर 7 जुलाई के बाद देखिएगा एक धार्मिक स्थल में, एक दर्शनीय स्थल के रूप में अध्यात्म के एक केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं माननीय विधायक सरयू राय। और अब करते हैं सेहत की बात। सेहत की बात में जानते हैं अनीमिया के लक्षण और इसके बचाव के तरीकों के बारे में। अनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाना, ये बेहद आम समस्या है।
अनीमिया से प्रभावित व्यक्ति में थकान महसूस होना, त्वचा का पीला होना, हाथ पैर ठंडे होना और कमजोरी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। आयरन की कमी अनीमिया का एक बड़ा कारण है। शरीर में हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। अनीमिया से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम रहता है। शरीर में आयरन की कमी के कारण कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जिनसे बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। भारत में हर आयु की अधिकतर महिलाएं अनीमिया से ग्रस्त हैं। गर्भवती महिला में खून की कमी गर्भस्थ शिशु के लिए भी खतरा बन सकती है। अनीमिया की समस्या हो तो उसका कारण जानकर उसे दूर करना आवश्यक है। आहार में आयरन की पर्याप्त मात्रा लें, पोषण का ध्यान रखें जिससे अनीमिया की समस्या से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 3 जुलाई साल 1999 को लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शहीद हुए। उन्होंने करगिल युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। मनोज कुमार पांडे उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। करगिल युद्ध में उन्हें यह सम्मान साल 1999 में मरणोपरांत मिला। पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध के दौरान कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा खालूवार का था, जिसको फतह करने के लिए कमर कसकर मनोज कुमार पांडे अपनी गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन सेना से वीरता से लड़े। उनके अदम्य साहस से प्रेरित होकर उनकी सैनिक दुश्मन पर हमला करते रहे और अंततः चौकी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जीत के साथ ही उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। रामगढ़ टाउन हॉल भवन में किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री बादल ने भी हिस्सा लिया। रामगढ़ टाउन हॉल भवन में आयोजित किसान मेला सह प्रदर्शनी में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। साथ ही विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए कुल 18 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कृषि मंत्री बादल और अन्य अतिथियों ने स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों का हौसला बढ़ाया। कृषि मंत्री ने बताया कि झारखंड फसल राहत योजना के तहत रामगढ़ जिले के 9,621 किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है। उन्होंने कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। आज ही 2 लाख तक की ऋण माफी पर हमने निर्णय लिया है। एनपीए के लिए भी बैंकों को 1 टाइम सेटलमेंट का निर्देश दिया गया है और समय पर खाद बीज ये सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों के प्रति शुरू से ही यह सरकार संवेदनशील रही है और उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। सक्सेस स्टोरी इस बात को बताता है। कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले अभ्यर्थियों में खासी खुशी देखने को मिली। उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार जताया। इतने दिनों के बाद हमें एक रोजगार प्राप्त हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसान मेला सह प्रदर्शनी में आए लाभार्थियों ने भी सरकार की जन कल्याण से जुड़ी पहलों की प्रशंसा की। अगुआ आवास का प्रथम किस झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारा सपना को पूरा लग रहा है हो गया। इस मौके पर रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी और बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को खत्म करना है। ये जरूरत उन खतरनाक आंकड़ों को देखते हुए है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 3 जुलाई 2008 को यूरोप ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के खिलाफ जीरो वेस्ट यूरोप अभियान शुरू किया था। 2014 में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया।
2015 में यूरोपीय संघ ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए कुछ निर्देश भी पारित किए। 2019 में पीएम मोदी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। 1 जुलाई 2022 को भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया था। पिछले कुछ वर्षों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। कई देशों ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत अब प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोगों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया था। मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। भारत देश भर। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सत्ता पक्ष के विधायकों की सीएम आवास में हुई बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहे मौजूद। सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के होंगे नए मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का राजस्थान हाईकोर्ट तबादला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी तेज। 11 जुलाई को भारत निर्वाचन आयोग की टीम का झारखंड दौरा। द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का लेगी जायजा। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। आज और कल राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। वर्षा की वजह से कई जिलों में तापमान सामान्य से कम।